हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पांडे सर, बेस्ट ट्यूटर कोचिंग भोपाल से, जहां सीबीएसई, आईसीएसई, जेईई, नीट, कैट और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग ऑनलाइन, ऑफलाइन और होम ट्यूशंस के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। यहां पर पिछले 35 सालों में लाखों स्टूडेंट्स ने अपना कैरियर बना चुके हैं और आप भी इस चैनल के माध्यम से इस चैनल को सब्सक्राइब कर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं और क्वेश्चंस अपने पूछ सकते हैं और अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। आज हम क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे पहले मीनिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक या ज़्यादा सब्सटेंस एक दूसरे के साथ में इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज या फिर केमिकल बॉन्डिंग चेंज हो जाने से नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, जिसमें ओल्ड केमिकल बॉन्ड ब्रेक हो सकते हैं। जैसे हमारे पास H2 है और Cl2 है। H2 में H और H हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग होती है और Cl2 में क्लोरीन क्लोरीन एटम्स के बीच में बॉन्डिंग होती है। जब H2 और Cl2 मिल जाता है तो उसमें HCl का फॉर्मेशन हो जाता है। मीन्स कि उसमें जो पुराने ओल्ड बॉन्ड्स रहते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन के और क्लोरीन क्लोरीन एटम्स के बीच में, जो कि एक कोवेलेंट बॉन्ड है, वो ब्रेक हो जाता है और उसके बाद फिर HCl कंपाउंड में हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होने से न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से हमारे पास जो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन हम देखते हैं कि ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं और न्यू केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं और इससे न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। जैसे कि हमने अभी एक एग्जाम्पल देखा, H2 + Cl2 गिव्स HCl, जिसमें H2 और Cl2 जो होते हैं, जो हमारे पास रिएक्टेंट साइड कहलाता है, और जो HCl फॉर्म हो रहा है वो प्रोडक्ट कहलाता है, जो कि एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। इसी तरह से अगर H2 और ऑक्सीजन O2 मिक्स हो जाएं, हम फिर नया प्रोडक्ट मिल जाता है H2O। इस तरह से हम देखते हैं कि अगर कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें कि एक या ज्यादा सब्सटेंस एक दूसरे के साथ में केमिकली कंबाइंड होकर के, जिस तरह से केमिकली कॉम्बिनेशन का मतलब यह है कि उनके बीच में जो ओल्ड बॉन्ड्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, उनमें इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो सकता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो सकती है, न्यू बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो सकता है। इसमें सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस में हम ये जानते हैं कि जो सब्सटेंस चेंज हो रहा हो उसको हम रिएक्टेंट साइड में लिखते हैं, और जो भी सब्सटेंस चेंज होकर के न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको हम प्रोडक्ट साइड में लिखते हैं। रिएक्टेंट साइड हमेशा ही लेफ्ट साइड लिखा जाएगा और जो प्रोडक्ट है, न्यू सब्सटेंस जो फॉर्म हो रहा है, उसको हमेशा राइट साइड में ही लिखना है। इसके बाद में हम नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हैं कि 2Mg + O2 गिव्स MgO। इसमें Mg + O2 जो है ये रिएक्टेंट्स हैं और MgO जो फॉर्म हो रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जिसका कि फॉर्मूला MgO लिखते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर नोन एज रिएक्टेंट्स एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड इज नोन एज प्रोडक्ट। अब हम नेक्स्ट आगे देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय अ केमिकल इक्वेशन। तो इसमें हम देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसी भी सब्सटेंस का फॉर्मेशन जो होता है उसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स रहते हैं या जो कंपाउंड होता है उनको हम सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, हाइड्रोजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं H2 से, क्लोरीन को रिप्रेजेंट करते हैं Cl2 से, ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करते हैं हम O2 से, हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं HCl से, सोडियम क्लोराइड को रिप्रेजेंट करते हैं NaCl से। इसी तरह से अलग अलग कंपाउंड्स के रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं, और जब किसी भी केमिकल इक्वेशन को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम केमिकल इक्वेशंस के नाम से जानते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जब किसी भी केमिकल रिएक्शंस को हम सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। अब यहाँ हम एग्जाम्पल के बेसिस पर समझेंगे कि जैसा कि मैग्नीशियम + ऑक्सीजन वर्ड्स में लिखा है, ये वर्ड इक्वेशन है जिसमें कि प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इस तरह से इसका केमिकल रिएक्शन जो बनता है वो मैग्नीशियम + ऑक्सीजन O2 Mg + O2 गिव्स MgO। यहाँ पर इक्वेशंस में बैलेंसिंग के बारे में हम बात करेंगे कि ये जो 2 लिखा हुआ है Mg के आगे और यहाँ पे 2 MgO लिखा है, ये 2 नंबर्स जो लेफ्ट साइड और राइट साइड लिखे हुए हैं ये इनको बैलेंस करने के लिए लिखे हुए हैं। आगे हम देखते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। क्योंकि हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं, केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ऐसे भी कई चेंजेस होते हैं जो कि जिसमें सब्सटेंस का साइज, शेप, वॉल्यूम या स्टेट चेंज हो जाता है। फॉर एन एग्जांपल, आइस है हमारे पास,
तो आइस में हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो चेंज होता है आइस से वाटर में चेंज होने का ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, ये एक फिजिकल चेंज है। इसको ये फिजिकल चेंजेस यूजुअली रिवर्सिबल भी होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, वाटर का और टेम्परेचर हम इंक्रीज कर दें तो वो जो चेंज हो रहा है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है वाटर, और इस तरह से ये भी चेंज जो आता है वो फिजिकल चेंज में आता है। फिजिकल चेंज के अदर एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि अगर हमारे पास ग्लास है या कोई भी सब्सटेंस जो कि मड का बना हो या फिर क्ले का बना हो या फिर किसी भी सब्सटेंस, कोई भी मेटल्स ले लें, इसके ब्रेक हो जाने से जो नए न्यू पार्ट्स, उसके पार्टिकल्स फॉर्म होते हैं, वो फिजिकल चेंज में काउंट होता है क्योंकि उसमें साइज शेप का चेंजेस हो जाता है। अब हम केमिकल चेंज की बात कर रहे हैं, तो केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। जैसा कि हमने अभी देखा कि केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो चेंजेस होते हैं वो केमिकल चेंज में आते हैं। फॉर एन एग्जांपल, हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाने से HCl गैस का फॉर्मेशन हो जाता है, या उसको हम वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरह से जो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है मॉलिक्यूलर या फिर एटॉमिक लेवल पर चेंजेस हो जाने से, तो एटॉमिक कॉम्बिनेशन से, तो उनको हम केमिकल चेंज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में, कि जब केमिकल रिएक्शंस होता है तो हमें क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस जब होता है तो उसमें ये कुछ ऑब्जर्वेबल चेंजेस हमें दिखाई देते हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन हो भी रही है या नहीं हो रही है। फॉर एन एग्जाम्पल, केमिकल रिएक्शन जब होती है तो उसमें हो सकता है कि हमें चेंज इन कलर देखने को मिले, मतलब कि जो रिएक्टेंट्स का कलर है और प्रोडक्ट्स का कलर है वो डिफरेंट देखने को मिल सकता है। अगर हमारे पास चेंज इन कलर के अलावा हो सकता है कि उसमें चेंज इन टेम्परेचर भी देखने को मिले। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को वाटर में डिप कर देते हैं या कैल्शियम कार्बोनेट में वाटर मिक्स कर देते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट में से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और फिर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से जो हमारे पास गैस और टेम्परेचर, कैल्शियम कार्बोनेट का जब वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसमें काफी हीट इवॉल्व होती है और इससे हमें पता चलता है कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, और टेम्परेचर चेंज होने के साथ साथ वहां पर गैस का भी इवोल्यूशन होता है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि जब केमिकल रिएक्शन होती है तो चेंज इन कलर हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है, या फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास ये भी हो सकता है कि चेंज इन स्टेट, जैसा कि हम जानते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसियस स्टेट में होते हैं, बट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन होकर के वाटर का फॉर्मेशन होता है तो वो वाटर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होकर के मिलता है। इसी तरह से इसके अपोजिट रिएक्शन भी हम देखते हैं जिसमें कि हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन से जो वाटर फॉर्म होता है, वाटर का जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से जो सब्सटेंस हमें फॉर्म होकर के मिलता है वो गैसियस स्टेट में मिलता है। इलेक्ट्रोलिसिस जो होता है वाटर का वो उस समय लिक्विड स्टेट में रहता है वाटर, और जो प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो गैसियस स्टेट में रहते हैं। तो कभी भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो ये चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। फिर से हम एक बार रिपीट करेंगे, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट एंड चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल और भी देख रहे हैं, जैसे कि जिंक है। जिंक को Zn से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि जिंक का सिंबल होता है Zn और जिंक का वैलेंसी +2 होता है। यहाँ पर हम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला जो है वो H2SO4 होता है। जब जिंक H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो ये ZnSO4 जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन होता है और इस रिएक्शन में ये हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि एक सॉलिड है जिंक, और जिंक जो है जिंक ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में रहता है, और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जो है ये लिक्विड फॉर्म में होता है, और सॉलिड और लिक्विड के कॉम्बिनेशन से ये एक जिंक सल्फेट जो है ये सॉलिड फॉर्म हो रहा है, और साथ में H2 जो है वो हमारे पास गैस का इवोल्यूशन होता है। तो इस तरह से हम समझते हैं कि रिएक्शंस जब होती है तो इनमें से कोई भी चेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हमें यह बताया जाता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मींस कि जब केमिकल रिएक्शन होती है तो एक एटम और दूसरे एटम, लेफ्ट हैंड साइड जो रिएक्टेंट्स होते हैं और जो प्रोडक्ट्स होते हैं, टोटल रिएक्टेंट्स के जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड में भी होने चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि एक कोई भी पार्टिकल है एलिमेंट ए और दूसरा एलिमेंट बी।
इन दोनों के कॉम्बिनेशन से अगर हम यहाँ देखें कि 16A और 8B एलिमेंट मिलने से 8A2 और B नाम का कंपाउंड फॉर्म होता है कि 16 एटम्स हैं A एलिमेंट के, 8 एटम्स हैं B एलिमेंट के। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास A2B एलिमेंट का जो कंपाउंड बन रहा है, A2B कंपाउंड का जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो 8 हैं। तो यहां से हम देखते हैं कि 8 इंटू 2 8 हो जाएगा, 8 इंटू 2 16 हो जाएगा, और इस तरह से यहाँ पे 16A के बराबर हो जाएगा। और ये 8 इंटू बी, 8B रहेगा राइट साइड में, और यहाँ लेफ्ट साइड में भी हमारे पास 8B दिया हुआ है। इस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंगली जो रिएक्टेंट साइड के एलिमेंट्स होते हैं उनके टोटल नंबर प्रोडक्ट साइड के टोटल नंबर्स के बराबर होने चाहिए। रिएक्शन बैलेंसिंग के साथ में यह बात का ध्यान रखना भी जरूरी है कि कभी भी किसी भी एलिमेंट के नीचे सबस्क्रिप्ट में नंबर नहीं बढ़ाया जा सकता है, केवल मल्टीप्लिकेशन में नंबर लिख करके ही हम इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं, जैसा कि यहाँ पर सिंथेसिस ऑफ लिक्विड वाटर में यही एग्जांपल हम पहले भी देख चुके हैं कि H2 और O2 गैस के फॉर्म में होते हैं और H2O जो बनता है वो एक लिक्विड फॉर्म में बनता है। जो सब्सटेंस में दो एटम्स मिलाने से अगर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। आगे हम देखेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस का मतलब अभी बता चुके हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट्स के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो प्रोडक्ट के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर होने चाहिए। मतलब कि रिएक्टेंट्स के टोटल नंबर ऑफ एटम्स और प्रोडक्ट साइड के टोटल नंबर ऑफ एटम्स बराबर होंगे। उनको बैलेंस करने के लिए हमारे पास जो भी सब्सटेंस दिया हुआ है, जो एलिमेंट दिया है या कंपाउंड दिया हुआ है, उसके आगे नंबर मल्टीप्लिकेशन करके ही हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। यहां पर हम बैलेंसिंग जो जरूरी है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये बैलेंसिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर एक एग्जांपल हम देख रहे हैं, जैसा कि आयरन वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो Fe3O4 और H2 का फॉर्मेशन हो रहा है। यहां पर Fe3O4 जो है वो फेरिक ऑक्साइड है, और इसको बैलेंस करने के लिए हम आगे यहां से देखते हैं कि कैसे कैसे बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग करने के लिए सबसे पहला हम देखते हैं कि यहां पर आयरन के 3 एटम्स हैं और राइट साइड में आयरन के 3 एटम्स हैं, बट लेफ्ट साइड में जो है वो आयरन का 1 एटम है। तो आयरन के 3 एटम्स बनाने के लिए हम लेफ्ट साइड में आयरन के पहले 3 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 3 इंटू Fe करने को हम लिखते हैं 3Fe, और इस तरह से Fe3 जो है वो 3Fe से बैलेंस हो जाएगा। अब नेक्स्ट आगे हम देखेंगे कि यहाँ पर H2 है और ये O4 है। यहां हमारे पास लेफ्ट साइड में देख रहे हैं कि रिएक्टेंट साइड में H2O लिखा हुआ है। H2O को O को 4 बनाने के लिए हमारे पास 4 H2O लिख देंगे, तो ये हमारे पास O जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगा। इस तरह से ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम H2O के पहले 4 मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पर 4H2 हो गया है, बट यहां पर हमारे पास सिर्फ H2 है। इस तरह से इस H2 को बैलेंस करने के लिए हम H2 के पहले भी ये 4 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो बैलेंस्ड इक्वेशन आ रही है इस केस में वो हमारे पास 3Fe प्लस 4H2O गिव्स, एरो को गिव्स के नाम से पढ़ना है, और Fe3O4 प्लस 4H2 के बराबर है। इस बैलेंस्ड इक्वेशन में लेफ्ट साइड के जो भी टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं राइट साइड के टोटल नंबर ऑफ एटम्स के बराबर हैं। यहां पर इसी को हम टेबुलेट के फॉर्म में देख ले रहे हैं कि कैसे हम बैलेंसिंग कर रहे हैं। रिएक्टेंट साइड में Fe में 1 था, प्रोडक्ट्स में 3 था, इसीलिए यहां पर हमारे को रिएक्टेंट साइड में Fe में 3 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ा। और ऑक्सीजन के हमारे पास प्रोडक्ट साइड में 4 थे और ऑक्सीजन का प्रोडक्ट साइड में रिएक्टेंट साइड में 1 था, इसीलिए हमें रिएक्टेंट साइड में 1 को 4 बनाने के लिए 4 मल्टीप्लाई करना पड़ा। इस तरह से बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फाइनल जो है वो 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2 हो जाता है। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस उनके पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि हम सबसे पहले फर्स्ट वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो पढ़ते हैं वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा कि वर्ड का नाम है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब दो सब्सटेंस या दो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ में मर्ज होकर के एक न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेना। फॉर एन एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है A, सेकंड एलिमेंट है B। इस तरह से इन दोनों के कॉम्बिनेशन से AB नाम का एक प्रोडक्ट बन जाए, तो इस तरह से जो हमारे पास कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा और ये जो रिएक्शन होगी इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जानेंगे। अदर एग्जांपल्स हम देख रहे हैं यहाँ पर, जो कि फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड है। पहले भी हम देख चुके हैं
Mg प्लस O2 गिव्स MgO। इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर 2 लेफ्ट साइड में Mg के पहले मल्टीप्लाई करना है और MgO में भी 2 मल्टीप्लाई करना है, जिससे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। नेक्स्ट एग्जांपल हम देख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ स्लेग लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड जो कि क्विक लाइम के भी नाम से जाना जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ जब मिक्स होता है तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है और इस प्रोसेस में हीट का इवोल्यूशन भी होता है। देन नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फॉर्मेशन ऑफ वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स होकर के एक सिंगल कंपाउंड H2O का वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। इसीलिए ये रिएक्शन भी जो है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आगे हम एडिशनल एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं, जैसा कि बर्निंग ऑफ कोल जो है वो कार्बन से रिप्रेजेंट किया जाता है। कार्बन का सिंबल होता है C और बर्निंग मींस कंबशन होता है, जिसमें कि ऑक्सीजन का साथ में कॉम्बिनेशन होता है। किसी भी सब्सटेंस का अगर ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन हो रहा है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ में, तो उसको हम कंबशन या बर्निंग कहते हैं। इसमें कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिला करके कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए यह भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, जिसमें नाइट्रोजन N2 प्लस हाइड्रोजन H2 इन दोनों के कॉम्बिनेशन से NH3 का फॉर्मेशन होता है। और इसमें फॉर्मेशन हो जाने के बाद जब हम देखते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन 3 एटम्स हैं और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ नाइट्रोजन 2 एटम्स होने के कारण यहाँ पे 2NH3 लिखते हैं, मतलब 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं NH3 में H, इसलिए यहाँ पर नाइट्रोजन बैलेंस हो जाता है N2 और वहां पे 2N मिला करके, और H3 में 2 × 3 6 होता है। इसी तरह से ये H2 को बैलेंस करने के लिए इसमें 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 3H2 बन जाता है, और इस तरह से ये रिएक्शन भी बैलेंस दिखाई देने लगती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके जस्ट अपोजिट डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। डिकम्पोजिशन जस्ट अपोजिट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक सब्सटेंस जो रहता है वो 2 या ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक हो जाता है, मतलब कि एक कंपाउंड जो है वो उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, हमारे पास जहां पे जो भी सब्सटेंस था, कंपाउंड था, वो AB था और वो A और B में सेपरेट हो गया। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन की अलग अलग वेराइटीज इस बेसिस पर डिपेंड करती है कि ये डिकम्पोजिशन कौन सी एनर्जी के थ्रू हो रहा है। अगर थर्मल एनर्जी के थ्रू डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है तो उसमें थर्मल मींस हीट एनर्जी के थ्रू अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है तो उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन के नाम से जानते हैं। इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट वैरायटी लिखी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, थर्मल डिकम्पोजिशन मींस बाय हीट एनर्जी। इसके हम एग्जांपल्स में देख रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसी तरह से हमारे पास अदर एग्जांपल्स में हम देखते हैं कि फेरस सल्फेट भी सॉलिड फॉर्म में रहता है। जब इसको भी हीट करते हैं तो ये फेरिक ऑक्साइड और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में चेंज हो जाता है। यहां हम देख रहे हैं कि फेरस सल्फेट जो है वो 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड हो गया। देन इसी तरह से लेड नाइट्रेट, जिसका कि कंपाउंड का फॉर्मूला PbNO3 होल ट्वाइस है, और इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे इसको जब हीट करेंगे तो ये PbO लेड ऑक्साइड, फिर NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन O2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस केस में हमारे को हीट करने पे ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ब्राउन कलर के फ्यूम्स भी देखने को मिलते हैं। फ्यूम्स मतलब धुआं, जिसमें कि इससे हमें ये पता चल रहा है कि जब जब कोई भी एक सिंगल कंपाउंड को हीट करने से जब अलग अलग कंपोनेंट्स का फॉर्मेशन हो जाता है तो वो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी जो मिल रही है वो हीट एनर्जी के फॉर्म में दे रहे हैं किसी भी सब्सटेंस को, तो वो अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड हो रहा है। एंड एडिशनल एग्जांपल हम देख सकते हैं कि KClO3, इसको जब हीट करते हैं तो KCl पोटेशियम क्लोराइड कंपाउंड बन जाता है और साथ में ऑक्सीजन O2। इस तरह से हमारे पास ये हमने एग्जांपल्स देखे थर्मल डिकम्पोजिशन के। अब नेक्स्ट हम एग्जांपल देख रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, मतलब कि जो डिकम्पोजिशन हो रहा है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू हो रहा है। हमने पहले भी एग्जांपल देखा हुआ है कि वाटर में अगर इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया जाए तो इलेक्ट्रोलिसिस करने का मतलब यह है कि वाटर के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं इलेक्ट्रोड्स के थ्रू। तो जो हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है वहां पर हाइड्रोजन गैस का कलेक्शन हो जाता है, और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है वहां पर ऑक्सीजन गैस का कलेक्शन होता है। तो इस तरह से वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस में जो H2 और O कॉम्बिनेशन में है वो H2 सेपरेट हो जाएगा और ऑक्सीजन भी सेपरेट हो जाएगा।
इस तरह से हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें कि NaCl, NaCl में भी अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कर दिया जाए, उसका भी इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया जाए, तो सोडियम अलग हो जाता है जो कि Na से रिप्रेजेंट किया है, और क्लोरीन गैस Cl2 इसका भी सेपरेशन हो जाता है। मतलब कि NaCl में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो सोडियम और क्लोरीन सेपरेटली मिल जाता है। नेक्स्ट है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, फोटो वर्ड का मतलब होता है लाइट, इसीलिए इस तरीके से केस में जहां पर कि हमारे पास फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन वर्ड लिखा है, मतलब कि लाइट एनर्जी के थ्रू सेपरेशन हो रहा है। फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं सिल्वर क्लोराइड के बारे में। सिल्वर क्लोराइड में जब इसमें लाइट में आता है जब सिल्वर क्लोराइड, तो लाइट एनर्जी के थ्रू ये सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस सेपरेट हो जाता है। इसी तरह से हमारे पास सिल्वर ब्रोमाइड के केस में भी सिल्वर अलग हो जाएगा लाइट आने पर, मींस जब लाइट एनर्जी मिलेगी सिल्वर ब्रोमाइड को तो उससे सिल्वर सेपरेट हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में और ब्रोमीन गैस अलग से सेपरेट हो जाएगी। ऐसे सभी केसेस जिसमें कि लाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है तो उसको हम फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हम देख रहे हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2। H2O2 का फुल फॉर्म है वर्ड्स में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी लाइट मिलने के बाद, मतलब कि लाइट एनर्जी जब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में आती है, इसीलिए इसको डार्क बोतल्स में रखा जाता है। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को जब लाइट एनर्जी मिलती है तो ये वाटर और ऑक्सीजन में सेपरेट हो जाता है। तो हमने ये सारे एग्जांपल देखे अभी फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब यह है कि एक चीज को उसकी जगह से हटा देना। डिस्प्लेसमेंट वर्ड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि यहां पर एक सब्सटेंस जो होता है वो दूसरे एलिमेंट्स के कंपैरिजन में, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के कंपैरिजन में जब ज्यादा रिएक्टिव होता है तो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से रिमूव कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। फॉर एन एग्जांपल हम देखते हैं कि यहाँ पर A प्लस BC लिखा है जो कि AC प्लस B है, मतलब A जो है वो B से ज्यादा रिएक्टिव है, BC एक कंपाउंड है और इस कंपाउंड में जब A नाम का सब्सटेंस एंटर करेगा, मतलब कि जब हम A नाम का सब्सटेंस BC वाले कंपाउंड में ऐड कर देंगे तो B वाला सब्सटेंस जो है एलिमेंट वो उस कंपाउंड से बाहर हो जाएगा और न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा AC। इस तरह से जो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखें इसमें आयरन एंड कॉपर सल्फेट। तो जब आयरन को हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करते हैं, AQ लिखा है मतलब एक्वस है, वाटर के साथ जो सॉल्यूशन बनता है किसी भी कंपाउंड का उसको हम एक्वस के नाम से जानते हैं। तो कॉपर सल्फेट सॉल्ट को जब वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं CuSO4 AQ। देन आफ्टर FeSO4, मतलब कि Fe जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है। इसी तरह से न्यू कंपाउंड जो बन रहा है वो फेरस सल्फेट FeSO4 बन रहा है, जिसका कि ये यहाँ पर भी ये सॉल्यूशन फॉर्म में रहेगा, इसीलिए इसको FeSO4 को साथ में ब्रैकेट में AQ लिख करके रिप्रेजेंट करेंगे। देन कॉपर जो है वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में नीचे प्रेसिपिटेट बन करके सेपरेट हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में हमने देखा कि आयरन जो था वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और न्यू कंपाउंड फेरस सल्फेट और कॉपर का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल्स हम देख रहे हैं यहाँ पर जिंक एंड कॉपर सल्फेट के बारे में। जिंक भी जो होता है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण जब जिंक को भी हम कॉपर सल्फेट एक्वस में ऐड करते हैं तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर का फॉर्मेशन होता है। देन आफ्टर हम देख रहे हैं नेक्स्ट एग्जांपल है लेड एंड कॉपर क्लोराइड। लेड जो है वो भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। जिस तरह से हम लेड को जब कॉपर क्लोराइड एक्वस मींस सॉल्यूशन फॉर्म में वाटर के साथ है, कॉपर क्लोराइड में जब ऐड कर देते हैं, कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन में लेड को ऐड करने से लेड क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है और ये कॉपर सेपरेट हो जाता है। तो हमने ये देखा कि अभी तक जितने भी एलिमेंट्स, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स को जब हम कम रिएक्टिव एलिमेंट्स के सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो वो कम रिएक्टिव एलिमेंट्स को उसकी जगह से हटा करके न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है और कम रिएक्टिव एलिमेंट जो रहता है वो प्रेसिपिटेट या किसी भी डिफरेंट स्टेट्स में सेपरेट होकर के मिलता है। अदर एग्जांपल्स में हम देखते हैं मैग्नीशियम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl है, Mg प्लस HCl करते हैं तो MgCl2 का फॉर्मेशन होता है और ये हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में सेपरेट हो जाता है। नेक्स्ट है आयरन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सिमिलरली अगर हम आयरन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल दें तो इस तरह से FeCl2 का फॉर्मेशन होता है, यहाँ भी हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हो जाता है। तो हमने यहाँ पे 5 एग्जांपल्स देखे जिसमें कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में
ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट्स को रिमूव कर दे रहा है, उसको डिस्प्लेस कर दे रहा है, मतलब उसकी पोजीशन को हटा कर, उसको अपनी पोजीशन से हटा करके उसकी पोजीशन पे स्वयं न्यू कंपाउंड फॉर्मेशन कर रहा है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिस तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट्स को रिमूव करके उसकी जगह पर खुद आ जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो एलिमेंट्स एक दूसरे की पोजीशन को इंटरचेंज कर लेते हैं। फॉर एन एग्जांपल, हमारे पास दो कंपाउंड्स हमने कंसीडर किए हुए हैं। इस रिएक्शन में जो भी एक्सचेंज होता है वो दोनों कंपाउंड्स के आयंस का एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज हो जाता है। AB नाम का कंपाउंड हमने लिया है फर्स्ट कंपाउंड, और सेकंड कंपाउंड हमने लिया है CD नाम का। इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इनके कॉम्बिनेशन से कंपाउंड बन रहा है वो AD प्लस CB बन रहा है, मतलब कि जो C था उसको A ने डिस्प्लेस कर दिया और A की जगह पर C आ गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इन कंपाउंड्स में दोनों ही मेटल्स एक दूसरे की पोजीशन को इंटरचेंज कर दे रहे हैं, इसीलिए इस तरीके के एग्जाम्पल्स को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल्स में हम यहाँ पर देखेंगे Na2SO4 एक्वस, मतलब कि ये भी वाटर सॉल्यूशन में है। सोडियम सल्फेट, Na2SO4 सोडियम सल्फेट कहलाता है। BaCl2 बेरियम क्लोराइड, ये भी एक्वस है, मतलब वाटर सॉल्यूशन में है। वाटर के साथ जब BaCl2 का सॉल्यूशन बनेगा तो उसको हम BaCl2AQ लिखेंगे। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो सोडियम सल्फेट में बेरियम सोडियम की जगह पर आ जाएगा और बेरियम की जगह पर सोडियम आ जाएगा। तो नेक्स्ट कंपाउंड जो फॉर्मेशन हो रहा है वो BaSO4 सॉलिड प्लस NaCl एक्वस के फॉर्म में मिल रहा है। हमने यहाँ पर देखा कि बेरियम और सोडियम ने इन दोनों कंपाउंड में अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लिया है, इसीलिए ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आता है। और ये बेरियम सल्फेट जो है वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस के फॉर्म में मिलता है, जिसको कि हम प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट कहते हैं। एडिशनल एग्जांपल्स में हम आगे फर्दर देख सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट के अदर एग्जांपल्स में लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 होल ट्वाइस। ये एक्वस है, मतलब कि ये भी वाटर के सॉल्यूशन में है, वाटर के साथ मिक्स करने से सॉल्यूशन बनता है Ki एक्वस। पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड का जो फॉर्मूला होता है वो Ki होता है। इसी तरह से जब इन दोनों में हम देखते हैं कि इनके भी जो एलिमेंट्स हैं वो इंटरचेंज हो जाएंगे, तो लेड के साथ आयोडाइड आ जाएगा, तो लेड आयोडाइड बन जाएगा PbI2, और उसके बाद ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा और KNO3 जो है वो एक्वस फॉर्म में रहेगा। तो इस रिएक्शन में भी हम देख रहे हैं कि लेड और पोटेशियम एक दूसरे की पोजीशन को इंटरचेंज कर ले रहे हैं, तो ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि दोनों आयंस एक दूसरे की पोजीशन को इंटरचेंज कर लेंगे न्यू कंपाउंड के फॉर्मेशन में। देन नेक्स्ट है हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड के बारे में। सिल्वर नाइट्रेट का जो कंपाउंड का फॉर्मूला होता है वो AgNO3 होता है, और प्लस सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl होता है। इस रिएक्शन में भी हम देखते हैं कि यहाँ पर सिल्वर सोडियम की जगह पर आ जाएगा और सोडियम जो है वो सिल्वर की जगह पर आ जाएगा, तो जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा AgCl हो जाएगा, जो कि प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलेगा। प्रेसिपिटेट को हमेशा डाउन एरो के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, और जो गैस इवोल्यूशन होता है उसको हम अप एरो के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। देन नेक्स्ट है NO3 का फॉर्मेशन होगा। तो ये हमने अभी एग्जांपल्स देखे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में। नेक्स्ट हम देख रहे हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसा कि हम यहाँ पर जानते हैं, प्रेसिपिटेशन मतलब इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग अ रिएक्शन। तो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होने के कारण वो नीचे लिक्विड सॉल्यूशन एक्वस जो भी होगा हमारे पास उसमें नीचे आकर के सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है, और इसीलिए उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। प्रेसिपिटेट मतलब इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन which settles down at the bottom। यहां पर एग्जांपल में हम देख रहे हैं BaCl2 aqueous प्लस Na2SO4 aqueous। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो फॉर्मेशन हो रहा है वो BaSO4 है, जो कि प्रेसिपिटेट के फॉर्म में डाउनवर्ड सेटल हो जाएगा, और NaCl aqueous मतलब लिक्विड फॉर्म में ही NaCl रह जाएगा। देन आफ्टर आगे हम देख रहे हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। ऐसी रिएक्शंस जिसमें हीट रिलीज होती है उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। ऐसे कोई भी रिएक्शंस जैसे कंबशन, कंबशन इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कंबशन में हम यहां से देखें, कंबशन का एक एग्जांपल हो गया बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस में। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन भी एक तरीके से स्लो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो इसमें हमारे पास फॉर एन एग्जांपल ग्लूकोज, जिसका कि फॉर्मूला C6H12O6 है।
ग्लूकोज का फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि ग्लूकोज हमारे बॉडी का जो हम फूड यूज करते हैं उसका एंड प्रोडक्ट, कार्बोहाइड्रेट्स जो भी हम खाते हैं उसका एंड प्रोडक्ट जो रहता है एसिमिलेट होने के बाद में ब्लड में जो मिक्स होता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में मिक्स होता है। और जब हमारे पास ब्रीदिंग से जो ऑक्सीजन मिलती है वो ऑक्सीजन इस ग्लूकोज के साथ में कंबाइन होती है तो हमारे को एनर्जी मिलती है। मींस सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इसी कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने से जो एनर्जी जनरेट हो रही है उसी से ही अपना एनर्जी यूज करके काम चलाते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं ग्लूकोज जिसका कि केमिकल फॉर्मूला C6H12O6 है, 6CO2 मतलब 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होता है तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, 6 वाटर मॉलिक्यूल और प्लस एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है। और यही एनर्जी जो मिलती है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डे टू डे वर्क्स में उनके लाइफ साइकिल को चलाने के लिए और उनको अपने वर्क को पूरा करने के लिए यूज करते हैं। देन आफ्टर हम बात कर रहे हैं बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो होता है वो मीथेन है। मीथेन का जो फॉर्मूला होता है वो CH4 होता है। मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट का फॉर्मेशन होता है। ये एनर्जी हम एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं जिससे कि जहां भी रिक्वायरमेंट हो, फॉर एन एग्जांपल हमें कुकिंग वगैरह के लिए भी यूज करना होता है तो जो PNG होता है उसमें मीथेन गैस का सबसे ज्यादा क्वांटिटी होता है, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के एनर्जी देता है। इस तरह से हम जो मीथेन है उसका यूज करके एज अ फ्यूल एनर्जी जनरेट करते हैं जिसको कि हम कुकिंग में या फिर व्हीकल्स राइडिंग वगैरह में यूज करते हैं। देन आफ्टर अदर एग्जांपल्स में हम देखें बर्निंग ऑफ LPG। LPG गैस जो होती है वो ब्यूटेन रहती है जिसका कि फॉर्मूला C4H10 है और इसका जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो यहां भी एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट रहता है। जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं वो जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं तो उनमें एंड प्रोडक्ट्स में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलती है। एनर्जी हीट के फॉर्म में होती है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स। कैंडल वैक्स में वैक्स प्लस ऑक्सीजन जो होता है उसके मिक्स हो जाने से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट का फॉर्मेशन होता है। और हमने यह भी देखे कि जितने भी केसेस में हाइड्रोकार्बन्स का ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलती है। ऐसी सभी रिएक्शंस जिसमें कि हीट रिलीज होती है या एनर्जी मिलती है तो उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करें एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में। जस्ट एक्सोथर्मिक का अपोजिट रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडो मींस इनसाइड। जब हीट रिएक्शन देने के बाद शुरू हो, मतलब कि जब हम किसी भी केमिकल सब्सटेंस में हीट दें और उससे वो रिएक्शन चालू हो तो उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एन एग्जांपल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है CaCO3, इसमें हीट देने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए इस तरीके के जो रिएक्शंस हैं जिसमें हीट देने से रिएक्शन चालू होती है उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस भी एक तरीके से एंडोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि यहां पर हीट हमें सनलाइट के थ्रू मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मिक्स हो जाने से ग्लूकोज C6H12O6 का फॉर्मेशन होता है और इस रिएक्शन का जो बाय प्रोडक्ट होता है वो ऑक्सीजन होता है जो कि 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलता है। यहां पर हम अदर एग्जांपल्स में देखें, एडिशनल एग्जांपल्स, मेल्टिंग ऑफ आइस, इसमें भी हीट एब्जॉर्ब होता है आइस में तो आइस मेल्ट हो जाता है। कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड में भी जब हम हीट देते हैं तो फूड कुक होता है। इस तरह से कुकिंग ऑफ फूड भी एक एग्जांपल है एंडोथर्मिक रिएक्शन का। अदर हम नेक्स्ट वैरायटी देखते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जब किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा हो तो ऐसी रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एन एग्जांपल कॉपर है, कॉपर को हीट कर दें हम ऑक्सीजन के साथ में तो कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है, जैसे कि Cu+O2 gives CuO। यहां पर इस एग्जांपल में कॉपर जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है, इसीलिए कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है। और ऐसी रिएक्शंस में ऑक्सीजन ऐड होता है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहां पर मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऐसी सभी रिएक्शन जिसमें कि ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो तो उसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। ऐसी सभी रिएक्शन जिसमें कि हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा हो या फिर ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा हो तो उसको हम रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पे डेफिनेशन है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। एग्जाम्पल में हम देखते हैं कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स कॉपर प्लस वाटर H2O।
तो इस तरह से कॉपर ऑक्साइड में जब हाइड्रोजन ऐड होगा तो ऑक्सीजन जो है वो कॉपर को छोड़ करके हाइड्रोजन के साथ में अटैच हो जाएगा, तो कॉपर ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस होकर के कॉपर में कन्वर्ट हो गया। मतलब रिडक्शन किसका हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। सिमिलरली हमारे पास Fe2O3 में जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में इसको हीट करते हैं तो ये ऑक्सीजन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अटैच होकर के कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है और ये आयरन सेपरेट हो जाता है। मतलब कि यहां पर आयरन ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो रहा है, और ऐसा सब्सटेंस जिससे कि ये रिडक्शन रिएक्शन होती है उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। यहां पर हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट है फर्स्ट रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड में, और Fe2O3 की सेकेंड रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड इज वर्किंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसी रिएक्शंस जिसमें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं, उन रिएक्शंस को हम रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स साइमल्टेनियसली। फॉर एन एग्जांपल, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स कॉपर प्लस वाटर H2O। इसमें कॉपर ऑक्साइड जो है रिड्यूस हो रहा है और कॉपर जो है हमारे पास यहाँ पर रिड्यूस होकर के कॉपर ऑक्साइड कॉपर में कन्वर्ट हो गया। हाइड्रोजन जो है ऑक्सीडाइज होकर के हाइड्रोजन ऑक्साइड मतलब वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो हाइड्रोजन ने क्योंकि ऑक्सीजन को गेन किया है इसीलिए इस रिएक्शन में हाइड्रोजन ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो यहाँ पे रिडक्शन भी साथ में हो रहा है और कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है तो उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। देन आफ्टर नेक्स्ट हम देखेंगे कोरोजन के बारे में। कोरोजन, जब कोई भी एलिमेंट मेटल एयर के साथ रिएक्ट करता है और साथ में मॉइस्चर भी रहता है तो उसमें हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स या हाइड्रेटेड कार्बोनेट्स एक्सेट्रा का फॉर्मेशन होता है, और इस तरीके के जब कंपाउंड फॉर्म हो जाते हैं तो मेटल जो होता है वो कोरोड होना शुरू हो जाता है। मतलब कि मेटल को हम कोरोजन बोलते हैं। जो मेटल धीरे धीरे करके ऑक्साइड या फिर कार्बोनेट्स एक्सेट्रा कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, तो मेटल जो रहता है वो धीरे धीरे करके खराब होते जाता है और इस प्रोसेस को हम कोरोजन के नाम से जानते हैं। इसकी बेसिक डेफिनेशन हम देखते हैं, द स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स ड्यू टू रिएक्शन विद एयर, मॉइस्चर और केमिकल्स इज कॉल्ड कोरोजन। यहाँ पर हम कोरोजन का एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन भी कहलाती है, जिसके आयरन का जो कोरोजन होता है उसको हम रस्टिंग के नाम से जानते हैं। आयरन ऑक्सीजन के साथ विथ X मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ जब कनेक्ट होता है रिएक्ट करने के बाद में तो 2Fe2O3 इंटू XH2O, X नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के, ये कोई फिक्स नहीं रहते हैं, अकॉर्डिंगली जितनी अवेलेबिलिटी होती है उतने अटैचमेंट में आ जाते हैं। और इसी तरह से ये आयरन जो है वो आयरन ऑक्साइड हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट होते जाता है। आयरन धीरे धीरे करके ये हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है तो आयरन की जो अपर लेयर रहती है वो फ्लेक्स बन बन करके खराब होती जाती है, और अगर ये प्रोसेस कंटिन्यूड चलता रहे तो धीरे धीरे करके पूरा आयरन खत्म हो जाता है। मतलब कि रस्टिंग जो है वो मेटल को खत्म करने का भी काम करती है, मेटल का लॉस होते जाता है। देन आफ्टर हम देखते हैं कि कॉपर सब्सटेंस जो होता है, कॉपर में भी ग्रीन कलर की कोटिंग डेवलप हो जाती है अगर उसमें मॉइस्चर और वाटर या एयर का कॉम्बिनेशन होता रहे तो कुछ समय के बाद कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है। ये कॉपर का कोरोजन है। देन आफ्टर ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर में सिल्वर सल्फाइड की ब्लैक लेयर डेवलप हो जाती है। जिस तरह से हमारे पास यहाँ देखते हैं तो ब्लैक कलर की जो सिल्वर की लेयर डेवलप हो रही है वो कोरोजन ऑफ सिल्वर कहलाता है। कोरोजन को बचाने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं मेनली जो हम यूज करते हैं, 3 या 4, जिसमें कि पेंटिंग इसलिए अच्छी होती है कि पेंट कर देने के बाद में एयर और वाटर का कांटेक्ट मेटल से खत्म हो जाता है। देन आफ्टर नेक्स्ट है गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन में जिंक की कोटिंग कर देते हैं। मेटल हमारे पास आयरन स्टील जो भी होगा उसके ऊपर जब हम जिंक की कोटिंग कर देते हैं तो पहला तो उसका एयर और वाटर के साथ कांटेक्ट खत्म हो जाता है, और जिंक जो होता है वो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण अगर उसमें जिंक की कोटिंग थोड़ी बहुत निकल भी जाती है तो भी गैल्वनाइजेशन जो प्रोसेस होता है उसमें जिंक जो है जब एयर या वाटर के साथ कॉम्बिनेशन मिक्स होता है तो जिंक ऑक्सीजन को पहले कंज्यूम करके जिंक ऑक्साइड बना लेता है और आयरन की रस्टिंग को रोक लेता है। मतलब कि जो गैल्वनाइजेशन है वो पेंटिंग से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पेंटिंग अगर कभी उखड़ गई या खराब हो गई किसी कारण से स्क्रैच से निकल गई तो भी ये पेंटिंग बचा नहीं पाएगी मेटल को, बट गैल्वनाइजेशन जो होता है वो उसको बचा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑयलिंग या ग्रीसिंग करके भी हम मेटल का कोरोजन को रोक सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं रेंसिडिटी।
ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स कॉजिंग अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रैंसिडिटी। गर्मियों के सीजन में ये प्रोसेस ज्यादा फास्ट होता है क्योंकि हीट ज्यादा होने से ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन जो रहता है फैट्स या डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ जल्दी होता है, और इस तरह से जो सब्सटेंस फूड आर्टिकल्स हैं वो एज सुन एज पॉसिबल खराब हो जाते हैं और उनमें से बदबू आना शुरू हो जाती है। अनप्लीजेंट स्मेल मतलब फाउल स्मेलिंग, और उनका टेस्ट भी खराब हो जाता है। इस तरह से जैसा कि अगर हमारे पास जो चिप्स वगैरह पैकेट कुछ समय के लिए खुले रह जाएं तो वो स्टेल हो जाते हैं। स्पॉइल्ड बटर भी अगर थोड़े समय के लिए गर्मियों में बाहर रह जाए तो वो भी खराब हो जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि कोई भी फूड आर्टिकल्स जब उसमें फैट्स या ऑयल वगैरह प्रेजेंट हो तो उसमें ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन हो जाने से वो सब्सटेंस अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट में खराब हो जाता है। इस प्रोसेस को हम रैंसिडिटी बोलते हैं। रैंसिडिटी को प्रिवेंट करने का जो तरीका है एयर टाइट कंटेनर्स, मतलब कि ऑक्सीजन का सप्लाई खत्म कर दिया जाए। दूसरा हमारे पास है रेफ्रिजरेशन, क्योंकि रैंसिडिटी जो होता है वो हायर टेम्परेचर के कारण ज्यादा फास्ट होता है। तो अगर हम टेम्परेचर लो कर देंगे या सब्सटेंस को रेफ्रिजरेट करके रख देंगे तो रैंसिडिटी रुक जाएगी। तीसरा हमारे पास ऑप्शन होता है नाइट्रोजन गैस पैकिंग। जो चिप्स वगैरह जो पैकेट में फिल होकर के आता है उसको नाइट्रोजन फ्लश्ड बैग्स में पैकिंग करते हैं। नाइट्रोजन होने के कारण वहां पर उसका रैंसिडिटी रुक जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है वो ऑक्सीडेशन को रोक देता है। इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है यूज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। ऐसे कई सब्सटेंस जो कि ऑक्सीडेशन को रोकने का काम करते हैं उनको हम एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स का भी यूज करके हम रैंसिडिटी को जल्द से जल्द रोक सकते हैं और काफी लंबे समय तक रोक सकते हैं। जो पैकेज्ड फूड आइटम होते हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स ऑलरेडी एडेड होते हैं। अब हम आगे देख रहे हैं सीबीएसई एग्जाम इनसाइट्स के बारे में। सीबीएसई में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस चैप्टर में से। 2023 सीबीएसई 2023 में हमने देखा कि यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स इन इक्वेशंस, जिसमें MnO2 और HCl रिएक्ट करके MnCl2, H2O और Cl2 का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो HCl जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि HCl क्या कर रहा है, MnO2 में से O2 को रिमूव कर दे रहा है। MnO2 में से O2 का रिमूवल हो रहा है, इसलिए HCl जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और MnO2 जो है वो ऑक्सीजन की सप्लाई दे रहा है, इसीलिए जो MnO2 है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इस रिएक्शन में हमें ये बताना है कि MnO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और HCl जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। सीबीएसई 2024 के एग्जाम में हमने ये पूछा गया है कि रेस्पिरेशन जो है वो किस तरह से एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अभी जस्ट पीछे हमने एग्जाम्पल देखा है कि रेस्पिरेशन में जो कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, इसीलिए वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इस बारे में हमें बताना है और वो रिएक्शन एग्जाम में लिखना है। सीबीएसई 2025 में ऑब्जर्वेशन फॉर जिंक ग्रेन्यूल्स रिएक्टिंग विद डाइल्यूट H2SO4 गैस इवोल्यूशन एंड हीट जनरेशन। इसमें हमारे पास बताया हुआ है Zn जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन होता है और H2 गैस का इवोल्यूशन होता है। तो यही बात हमारे को इसमें बताना है, साथ में रिएक्शन भी लिखनी है। नेक्स्ट सीबीएसई 2026 के एग्जाम में हम देखते हैं केमिकल रीजंस फॉर यूजिंग नाइट्रोजन गैस इन स्नैक पैकिंग टू प्रिवेंट रैंसिडिटी। इसमें अभी हमने बताया कि रैंसिडिटी प्रिवेंट करने के लिए अगर जो पैकेट्स हैं उनमें नाइट्रोजन गैस फिल कर दी जाए तो जो फूड आर्टिकल्स है उसका ऑक्सीडेशन रुक जाता है। ऑक्सीडेशन रुक जाएगा तो रैंसिडिटी प्रिवेंट हो जाएगी। तो इसीलिए हमें बताना है कि नाइट्रोजन गैस स्टॉप्स ऑक्सीडेशन ऑफ फूड आर्टिकल्स, दैट्स व्हाई स्नैक पैकिंग इज डन इन नाइट्रोजन गैस टू प्रिवेंट रैंसिडिटी। इसमें लास्ट हम देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स वापस रिकैप करें हम। कॉम्बिनेशन का एक एग्जांपल दिया है Mg+O2 गिव्स 2MgO। कॉम्बिनेशन में एक और एग्जांपल हम देख रहे हैं कैल्शियम प्लस वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल हम देख रहे हैं जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। डिकम्पोजिशन का अनदर एग्जांपल हम देख रहे हैं AgCl गिव ऑन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव्स Ag एंड Cl2। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें कि हम Fe को कॉपर सल्फेट के साथ में जब रिएक्ट करता है तो फेरस सल्फेट और कॉपर सेपरेट हो जाता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एक एग्जांपल हम देख रहे हैं यहाँ पे Na2SO4 और BaCl2 का BaSO4 का फॉर्मेशन होता है और NaCl का फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब कि सोडियम और बेरियम एक दूसरे की पोजीशन को इंटरचेंज कर ले रहे हैं। रिडॉक्स रिएक्शन में एग्जांपल हमने देखा है CuO plus H2O gives Cu plus H2O। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर इसमें हम कॉपर ऑक्साइड जो है वो रिडक्शन हो रहा है और
हाइड्रोजन जो है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। लास्ट में हम इस चैप्टर का क्विक रिकैप देखेंगे कि क्विक रिवीजन पॉइंट्स में किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में वन कंपाउंड ब्रेक होकर के मल्टीपल पार्ट्स में या 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिमूव करके उसकी जगह पर खुद अटैच हो जाता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, दोनों मेटल्स एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं। ऑक्सीडेशन गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है। अल्टरनेटिवली गेन ऑफ हाइड्रोजन भी होता है रिडक्शन में, उसको भी हम रिडक्शन बोलते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है। कोरोजन में रस्टिंग ऑफ मेटल्स रहता है। रेंसिडिटी में स्पॉइलेज ऑफ ऑयल एंड फैट्स रहता है। इस तरह से हमने आज चैप्टर 1 केमिस्ट्री क्लास 10th के बारे में देखा, जिसमें केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अगर स्टूडेंट्स में कहीं भी किसी तरीके का इस चैप्टर को डाउट्स अभी भी है तो वो हमारे को मैसेज में डाल सकते हैं, कमेंट्स में लिख सकते हैं। उसके बाद हम उनको उनकी जो डाउट्स रहेंगे उसको क्लियर करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।